हम आज की क्लास में इसकी भाषा से संबंधित बात करेंगे और भाषा चूँकि लोक साहित्य की अपनी एक भाषा होती है, वह भाषा किस तरीके की होती है, कैसे दिखाई पड़ती है, उस भाषा का स्वरूप कैसे जो मुख्य धारा का साहित्य है उसकी भाषा से अलग दिखाई पड़ता है या उस जो बोली का स्वरूप होता है, जो आम जन जीवन के बीच में जो बोली जाती है, उस जिसमें वह अपने जीवन के घटित घटनाओं को रचता है, उसमें जीता है, वह किस तरीके से होती है, उसको हम सबसे पहले समझेंगे। चूँकि जब भाषा पे बात हो रही है, तो यहाँ पर यह ध्यान देना ज़रूरी बन जाता है कि भाषा होती क्या है, भाषा की विशेषता क्या होती है। तो सबसे पहले हम भाषा के स्वरूप को जान लेते हैं और भाषा के फिर विशेषताओं पर बात करते हुए हम जनपदीय जो भाषा होती है, जनपदीय बोली होती है, उस पे बात करें तो ज़्यादा हम अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाएँगे। इसीलिए हम आज पहले भाषा को समझेंगे और तत्पश्चात फिर भाषा के अंतर्गत किन-किन चीज़ों को ध्यान दिया जा सकता है, उसको देखेंगे। तो जब हम भाषा पे बात करते हैं, तो भाषा पे बात करने से पहले यह ध्यान देना ज़रूरी है कि भाषा होती क्या है? और भाषा जिस भाषा पर बात करते हैं, वह भाषा का अपना स्वरूप है, एक अपना मानक है। वह भाषा किस तरीके से अपने स्वरूप को प्रदर्शित करते हुए या जो लोगों के बीच में कहीं न कहीं उसका एक अपना रूप दिखाई पड़ता है, वो किस तरीके से दिखाई पड़ती है, यह यहाँ पर देखने की हम कोशिश करेंगे। तो जैसा कि परिभाषा में भी इंगित है और यह दिखाई भी पड़ रहा होगा कि भाषा के कुछ बिंदु यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब यह भाषा के जो बिंदु दिखाई पड़ रहे हैं वो क्या है? तो भाषा एक ऐसी सार्थक ध्वनि समूह है जिसकी सहायता से मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग, जिस स्वरूप का प्रयोग या जिस तरीके का प्रयोग करते हैं, वही कहीं न कहीं ध्वनिबद्ध जो शैली होती है, वो भाषा कही जाती है। भाषा चूँकि रूढ़ होती है, यानी उसका एक ही स्वरूप होता है, उसमें ना तो कोई बदलाव किया जा सकता है, सबकी अपनी-अपनी एक भाषा है, सबकी एक लैंग्वेज है, तो वो भाषा सदैव एक समान दिखती है और एक समान दिखने से उसकी एक स्वरूपबद्ध जो प्रक्रिया है, उसमें कहीं न कहीं मानकता होती है। तो यह प्रक्रिया किस तरीके से दिखाई पड़ती है, इसको हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले भाषा भाषा शब्द जो होता है वो भाषु धातु से बना है। भाष धातु संस्कृत का एक धातु है, तो भाष धातु से बना होता है, जिसका जो सामान्य अर्थ है वो है बोलना या वाणी की अभिव्यक्ति। यानी जो हम बोलते हैं, जो अपने वाक्य से, जो अपनी वाणी से जो अभिव्यक्त करते हैं, जो हम दूसरे तक पहुँचाने का कार्य करते हैं, वही कहीं न कहीं भाषा का स्वरूप कही जा सकती है, यानी भाषा कही जा सकती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान-प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को साझा कर सकें और दूसरों के भावों को समझ सकें, उसे भाषा कहते हैं। सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जब इस पृथ्वी पर आता है, जब वह बाल स्वरूप में होता है, तो वह सबसे पहले अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, चाहे वो भूख की भाव हो, चाहे वो प्यास की भाव हो, चाहे वो दर्द का भाव हो, चाहे जिस तरीके की भाव उसके अंतर्मन में चल रहे हैं, वह सबसे पहले अपने भावों को व्यक्त करने के लिए कोई इशारे का प्रयोग करता है। या तो बोलेगा या तो अपने हाथ-पैर से इशारा करेगा, उसको पटकेगा या जो भी क्रियाकलाप जिस तरीके से दूसरे तक वह अपने भावों को व्यक्त कर सकता है, वह क्रियाकलाप वह करने की कोशिश करेगा। और इन्हीं क्रियाकलापों के माध्यम से वह अपने भावों को कहीं न कहीं दूसरे तक पहुँचाने की कोशिश करता है। यदि हम
बड़े लोगों के बातचीत को देखें तो एक व्यक्ति अपने भावों को कहीं न कहीं दूसरे तक पहुँचा रहा है और प्रतिपुष्टि के तौर पर वह दूसरों के भावों को अपने तक पहुँचाने की कोशिश करता है। इस तरीके का आदान-प्रदान जो लोगों के बीच में होता है, व्यक्ति के बीच में होता है, वह जो आदान-प्रदान का स्वरूप है, वो भाषा के माध्यम से ही संभव हो पाता है। इसलिए भाषा का एक स्वरूप बड़े ही व्यथित और विस्तृत रूप में दिखाई पड़ता है और यह मनुष्य के जीवन से कहीं न कहीं ताल्लुकात रखता है, मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। भाषा संरचना की एक संरचित प्रणाली है जिसमें व्याकरण और शब्दावली शामिल होते हैं। यह प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य मौखिक और लिखित दोनों रूपों में अर्थ व्यक्त करता है और इसे सांकेतिक भाषा के माध्यम से भी व्यक्त करता है। देखिए जो मनुष्य होता है वह तीन प्रकार से अपने भावों को व्यक्त करने की कोशिश करता है। एक होता है लिखित, दूसरा होता है सांकेतिक और तीसरा होता है मौखिक भाषा। सर्वप्रथम जो मनुष्य होता है, जैसे प्रारंभिक दौर का जो बाल्य अवस्था का मनुष्य है, वह अपने भावों को व्यक्त करने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। यानी संकेतों के माध्यम से वह हाथ के इशारे से, पैर के इशारे से या रोकर इस तरीके से या चिल्लाकर इस तरीके से अपने भावों को व्यक्त करने की कोशिश करता है। तो संकेतों का भी कई रूप होता है, एक प्रतीक होता है, एक चिन्ह होता है, एक हाथ पैर या अंगों के माध्यम से जो इशारा होता है। तो इस तरीके से हम उसे आगे चलकर जैसे जैसे मनुष्य का स्वरूप बड़ा होता जाता है, हम इसे बखूबी देख सकते हैं। जैसे हाथ जोड़कर हम किसी को प्रणाम की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं और सामने वाला व्यक्ति यह समझ जाता है कि वह मुझे आदर देने के लिए या सत्कार करने के लिए प्रणाम कर रहे हैं। तो ये भी एक सांकेतिक ही भाषा है जो हम हाथ और पैरों के माध्यम से करते हैं। जैसे हम किसी के ऊपर गुस्सा होते हैं, कोई छोटा है या कोई अपने ही हम उम्र है, तो उस पर यदि हम गुस्सा करते हैं तो उस गुस्से के समय हमारी आंखें जो होती है वो बिल्कुल लाल हो जाती है, ललाट हमारा तना हुआ दिखाई पड़ता है। तो यह भी कहीं न कहीं सांकेतिक भाषा का ही प्रतीक है। इसी तरीके से जब हम वाहन चलाते हैं, गाड़ियों को चलाते वक़्त रेड लाइट पर खड़े होते हैं, तो रेड लाइट पर प्रतीक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे अगर अगर रेड लाइट पर लाल बत्ती जल रही है तो हम समझ जाते हैं कि हमें रुकना है। यदि पीली बत्ती जल रही है तो उससे हम यह भाव व्यक्त करते हैं कि कहीं न कहीं हमें धीरे चलना है और हरी बत्ती जलने पर हम ये समझ जाते हैं कि हमें अपनी स्पीड में चलना है। तो यह सांकेतिक भाषा का जो विविध रूप दिखाई पड़ता है उसको हम इसको भली प्रकार देख और समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम वही लिखित बाद में चलकर जब हम उसे लिखित और मौखिक रूप में देखने लगते हैं तो यह लिखित और मौखिक रूप का स्वरूप हम समझ सकते हैं कि जब हम लिखकर कोई बात को प्रकट करते हैं तो वह लिखित रूप हो जाता है। जब हम बोलकर चीज़ों को प्रकट करते हैं तो वह मौखिक रूप हो जाता है। तो भाषा का यह स्वरूप जैसे सांकेतिक, लिखित, मौखिक ये तीनों रूपों में दिखाई पड़ता है और यह प्राथमिक भाषा का साधन है, भाषा का प्राथमिक स्वरूप है। तो इसीलिए यह एक व्यवस्थित और संरचित होती है। चूँकि हम सब जानते हैं कि व्याकरणिक नियमों से बद्ध होने के कारण यह जो आम जनजीवन के जीवन में जो व्यक्त होने वाली भाषा है उससे कहीं न कहीं अलग ठहरती है। तो यह अलग स्वरूप में देखने को मिलती है। भाषा का जो विकास है वह मनुष्य के उत्पत्ति से ही दिखाई पड़ता है। यानी मनुष्य अपने उत्पत्ति के बाद अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए संकेतों के माध्यम से और अलग-अलग भाव भंगिमाओं के माध्यम से उसका सहारा लेता रहा। परंतु समय के साथ-साथ बोली का विकास होता गया और धीरे-धीरे भाषा का रूप धारण करती हुई वह दिखाई पड़ती है। कहने का तात्पर्य है कि भाषा का स्वरूप सर्वप्रथम सांकेतिक रूप में दिखाई पड़ता है और सांकेतिक रूप से होते हुए फिर मौखिक और मौखिक से पुनः लिखित रूप में दिखाई पड़ता है। तो यह जो भाषा का स्वरूप चलता है वह निश्चित तौर पर एक व्यवस्थित क्रम में चलता है। सबसे पहले सांकेतिक आएगा, फिर मौखिक, फिर उसके बाद लिखित। तो यह सांकेतिक, मौखिक, लिखित के बाद जो अभिव्यक्ति का जो स्वरूप मनुष्य के अंदर पनपता है या दिखाई पड़ता है वह धीरे धीरे कहीं ना कहीं व्यक्त होता हुआ देखने को मिलता है। यही भाषा आगे चलकर हमें विविध रूपों में अपने भाव स्वरूपों से जोड़ती है।
भाषा कहने से साधारण 4 तत्वों का बोध होता है, जिसमें ध्वनि है, शब्द को पद भी बोला जाता है, वाक्य है और अर्थ है। यानी जब कोई ध्वनि के माध्यम से ही भाषा का निर्माण होता है। हम जानते हैं ध्वनि सबसे मौखिक भाषा की सबसे प्रारंभिक स्थिति होती है, यानी ध्वनि से ही कहीं न कहीं शब्द निर्मित होते हैं। जैसे क ध्वनि है और इसी से का बनता है, तो यह शब्द हो जाता है। तो ध्वनि के बाद जो शब्द की निर्मिति होती है और यही शब्दों से मिलकर वाक्य निर्मित होता है। चूंकि जो शब्द निर्मित होते हैं वह यदि अर्थ प्रकट करते हैं तो वह सार्थक ध्वनि है, और यदि वह अर्थ को प्रकट नहीं करते हैं तो वह निरर्थक ध्वनि है या निरर्थक शब्द हैं। तो यह जानने की हमें कोशिश करना चाहिए कि इसके 4 जो पद दिखाई देते हैं वह किसी भी भाषा को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भाषा के 4 तत्व जो ध्वनि है, शब्द है, वाक्य है और अर्थ है। तो भाषा का एक मोटा मोटा जो स्वरूप हो सकता है, क्या भाषा हो सकती है, भाषा किस तरीके से दिखाई पड़ती है, भाषा में किस चीज़ों का ज़्यादा महत्व देखने को मिलता है, इसको हम भली प्रकार यहाँ समझे और देखा भी। अब भाषा के जो विशेषताएं होती हैं उसको हम एक मूल रूप से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो भाषा की विशेषताओं में भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। पहला जो बिंदु है वह यह है कि जो भाषा होती है वह अनुकरण के माध्यम से सीखी जाए। अनुकरण का मतलब होता है दोहराव, यानी हम किसी की नकल करते हैं, हम किसी की हूबहू कॉपी करते हैं, तो उसी को अनुकरण कहा जाता है। तो यह सत्य बात है कि जब हम परिवार में बहुत छोटे थे, बच्चे थे, तो हम अपने जो माता पिता थे, जो परिवार के अन्य सदस्य थे, उनके ही इशारों से, उनके ही दोहराव से हम भाषा को सीखते थे। जैसे हमारे माता पिता या कोई भी जो गार्जियन स्वरूप होता है वो हमें एक सिखाता है कि हाँ ये चाचा है, यह पापा है। इस तरीके से भाषा का जो प्रारंभिक स्वरूप होता है, जिसमें शब्दों का कहीं ना कहीं बनावट होती है, वह हम इसको सीखते हैं। तो इसी तरीके से धीरे धीरे वह भाषा समृद्ध होती है। जैसे ही हम बड़े होते हैं तो परिवार में ही कहीं न तर्क वितर्क और इस तरह की वार्तालाप होती है, चाहे वह सुचारू रूप से की जा रही हो, चाहे वो हमारे फ़ायदे के लिए की जा रही हो। तो उस अनुकरण के माध्यम से हम कहीं न कहीं भाषा की संपत्ति को इकट्ठा करते हैं। यह व्यक्तिगत और पैतृक संपत्ति नहीं होती है, बल्कि अर्जित संपत्ति होती है। देखिए, हम यह नहीं है कि पैदा होते हुए ये सीख गए, यानी व्यक्तिगत इसमें कोई भूमिका नहीं होती है, और न ही माता पिता से ये केवल मिलती है। यह समाज के द्वारा भी प्राप्त होती है, माता पिता की भी भूमिका होती है, हमारी व्यक्तिगत की भी भूमिका होती है और सामूहिक भूमिका होती है। केवल हम बैठकर भाषा सीखने के लिए उतारू हों तो हम भाषा को सीख नहीं पाएंगे। जब तक हम परिवार में, समाज में, लोगों के द्वारा या किसी अन्य संस्थानों पर क्रियाकलाप करते हुए न अर्जित करने की कोशिश करें तो भाषा को हम अच्छे प्रकार से सीख नहीं पाएंगे। यह परिवर्तनशील होती है। परिवर्तन जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है, जैसे जैसे हमारी ज़रूरत होती है, उसी के अनुसार यह बदलती रहती है। भाषा नैसर्गिक क्रिया है। नैसर्गिक क्रिया का मतलब हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। जैसी ज़रूरत होती है हम भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे वो बचपन में अलग क्रिया होती है, जब बड़े होते हैं तो वहाँ भाषा का स्वरूप अलग हो जाता है। जब हम थोड़ा सा प्रौढ़ और वृद्धावस्था में पहुँचते हैं तो वहाँ पर भाषा का स्वरूप अलग देखने को मिलता है। भाषा का प्रवाह कठिन से सरलता की ओर होती है। जो कठिन होता है, यानी हम देखते हैं कि सर्वप्रथम हमें कठिनाई महसूस होती है भाषा को सीखने में, लेकिन धीरे धीरे वह भाषा सरलता की ओर चली जाती है, यानी सरलतम होती जाती है, और हम बहुत सहजता से उस भाषा को अपने अंतर्मन में बसाने लगते हैं और बखूबी उसे बोलने लगते हैं। इसको अगर ऐसे समझने की कोशिश करें कि हम कोई नई भाषा जब सीखने चलते हैं तो वह नई भाषा को पहले कठिनाई होती है सीखने में, लेकिन जैसे ही उसके नियम, उसके जो प्रावधान होते हैं, जब उसके शब्दावलियों को समझ लेते हैं तो वही भाषा हम बहुत बखूबी तरीके से बोलने लगते हैं, समझने लगते हैं। तो इसीलिए यह कठिन से सरल की ओर चलती है। यह सतत प्रवाहमान है। सतत प्रवाहमान का मतलब सदैव ये निरंतर अपनी भावधारा में बहती रहती है। जैसे हम हिंदी बेल्ट के जो व्यक्ति हैं, हम हिंदी क्षेत्र के जो वासी हैं, तो हम हमेशा प्रवाहमान भाषा को बोलते रहते हैं। हम प्रवाहित एकदम बिल्कुल फ्लुएंट धारा में हिंदी को, अपने जो भाषा है, जो मातृभाषा है, उसको बोलते रहते हैं।
तो यह सतत प्रवाहमान है, यह निरंतर चलती रहती है, इसमें कहीं रुकावट नहीं होती है। सामाजिक संपत्ति होना, इसको हम पहले भी बता चुके हैं कि यह समाज से अर्जित होती है। हम केवल अकेले नहीं अर्जित करते, न ही केवल परिवार से हम केवल अर्जित करते, बल्कि उसमें समाज की भी भूमिका है। समाज भी हमारा कहीं न कहीं योग देता है, कहीं न कहीं हमें भाषा को सीखने में मदद करता है, तो इसलिए यह सामाजिक संपत्ति मानी जाती है। यह सर्वथापक है। सर्वथापक का मतलब होता है कि सदैव यह अपने स्वरूप में कहीं न कहीं बदलती हुई दिखाई पड़ती है। अपने स्वरूप में कहीं न कहीं निरंतर एक भावधारा में न रहकर यह निरंतर उतार-चढ़ाव में रहती है। आज भाषा का जो स्वरूप हम हिंदी में देख रहे हैं, वह इंग्लिश को भी शामिल की हुई है। उसका जो स्वरूप है वो मराठी में भी है, संस्कृत तो पहले से लगी हुई इसमें शामिल है ही है। तो तद्भव तत्सम और देशज विदेशज जब हम जान रहे होंगे, तो इस चीज़ को भली प्रकार समझ सकेंगे कि किस तरीके से भाषा जो है वो वह प्रवाहमान है। वो एक एक धारा पे बहती हुई नहीं दिखाई पड़ती है, बल्कि उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ होती है। यही कारण है कि यह परिवर्तनशील है। जैसे जैसे समय की मांग होती है, वैसे वैसे हमारी जो भाषा है वह बदलती जाती है। आज हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर भाषा का स्वरूप देखा जा रहा है। यह प्रतीकात्मक व ध्वनिमय होती है। यह बिल्कुल सही बात है कि यह प्रतीकों पर चलने वाली है। जैसे क के लिए एक प्रतीक है, क के चिन्ह को यदि हम केवल बोले और प्रतीक चिन्ह न रखें, तो वह बिल्कुल हमारे समझ में नहीं आएगी। इसीलिए हम आसानी से इसे लिख भी पाते हैं। तो भाषा कहीं न कहीं प्रतीक और ध्वनि ध्वनि जैसी बोली जाती है, वैसे ही लिखी जाती है, हम सब जानते हैं। तो इसीलिए इसको वैज्ञानिक भाषा कहते हैं। जो हिंदी है उसको वैज्ञानिक भाषा बोला जाता है, क्योंकि इसके लिए एक शब्द, एक ही भाव, एक ही अभिव्यक्ति होती है। तो इस तरीके से हम भाषा के जो जो विशेषताएँ हैं, इसको हम भली प्रकार देख पाए, समझ पाए। अब भाषा का जो स्वरूप है, जो भाषा का रूप है, वो विविध रूपों में देखने को मिलता है, तो उसे हम देखते हैं और उसे भली प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मूल भाषा, पहली जो भाषा होती है मूल भाषा, यानी इसकी उत्पत्ति हुई कहाँ से और इसका विस्तार किस तरीके से, उसी परिदृश्य के हिसाब से इसको बाँटा गया है। तो मूल भाषा यानी मूल भाषा में हम भारोपीय परिवार की भाषा, द्राविड़ परिवार की भाषा, काकसी परिवार की भाषा और बाटू परिवार की भाषा, ये अलग-अलग रूपों में जो भाषा का स्वरूप दिखाई पड़ता है। जैसे हमारे देश की जो भाषा है वो भारोपीय परिवार की भाषा है, यानी भारत और यूरोपीय जो परिवार होता है, वहाँ की जो भी लैंग्वेज, जो भी भाषाएँ बोली जाती है, वो सब इसी परिवार में शामिल की जाती है। इसीलिए इसे मूल भाषा कहा जाता है, जहाँ से इसकी जड़ है, जहाँ से इसकी उत्पत्ति है। अब दूसरे नंबर पर परिष्कृत या आदर्श भाषा को रखा जा गया है। इसे टकसाली भाषा भी कहा जाता है। यह भाषा का स्वरूप राष्ट्रीय स्तर पे दिखाई देता है, जो राष्ट्रीय रूप है। जैसे हमारे देश में शासन हो गया, शिक्षा हो गई, लेखन वार्ता हो गया। तो इस तरीके से हम देख पाते हैं। तो हमारे देश में कई प्रकार की भाषाएँ चलती हैं। जैसे तो मूल रूप से एक बड़े ही बेल्ट में हिंदी भाषा चलती है। इसी तरीके से जो दक्षिण भारत है, वहाँ तमिल, तेलुगु, इस तरह की भाषाएँ चलती हैं। अगर आप कश्मीर बेल्ट में जाएँ या दक्षिण भारत के एक इलाके में अगर जाएँ, जैसे हैदराबादी जो इलाका है, वहाँ पे अरबी फ़ारसी का भी प्रचलन है, जो हिंदी में कहीं न कहीं मिक्स है, तो वहाँ पर भी ये भाषा का स्वरूप देखा जाता है। कुछ बेल्टों में यदि हम देखें, जो क्षेत्र हैं जो हमारे देश के, वहाँ अंग्रेजी का भी स्वरूप दिखाई पड़ता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर इतने भाषाओं को कहीं न कहीं तवज्जो दिया जाता है कि ये भाषाएँ कहीं न कहीं हमारे जो मूल भाषा है, जो हिंदी एक तरीके से भाषा है, उसमें शामिल दिखाई पड़ती है या उसके पैरेलल कहीं न कहीं चलती हुई दिखाई पड़ती है। इसीलिए हम राष्ट्रीय लेवल पर हिंदी को ज़रूर स्वीकृत करते हैं, लेकिन वह केवल हिंदी को नहीं मानते, बल्कि हिंदी के साथ-साथ हमारे संविधान में वह वर्णित भी है कि हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी व अन्य जो भी पैरेलल जो भाषाएँ चलती हैं, उनका भी एक अपना स्थान दिखाई पड़ता है। तीसरे नंबर पर विभाषा या उपभाषा का स्थान दर्ज किया जाता है, और यह आदर्श भाषा के अंतर्गत आती है, जो स्थानीय रूप में जो भाषाएं बोली जाती है उनका, अर्थात राज्य स्तर पे। जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में जो भी भाषा का स्वरूप दिखाई पड़ता है उसको हम यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। इसी तरीके से जो गुजरात होता है वहाँ की अपनी भाषा, जो महाराष्ट्र होता है, महाराष्ट्र है उसकी अपनी भाषा, बिहार जो बेल्ट है वहाँ की अपनी भाषा,
इसी तरीके से पश्चिम बंगाल है, वहाँ की अपनी भाषा, दक्षिण भारत के जो देश हैं वहाँ की अपनी भाषा, यानी राज्य स्तर पे जो भाषाएं कहीं ना कहीं प्रचलित होती हैं, जो बोली जाती हैं, वो भी भाषा या उपभाषा में दिखाई पड़ती हैं। यहीं से हम कहीं न कहीं जनपदीय जो साहित्य है उसका स्वरूप देखते हैं, और फिर बोली तक आते आते तो उसका प्रारूप और भी विस्तृत हो जाता है। तो विभाषा के अंतर्गत हम जैसे हिंदी को तो पाते ही हैं, हिंदी के साथ साथ जो पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी का जो स्वरूप है, और पश्चिमी हिंदी में कुछ जो हिंदी है, जैसे ब्रज है, अवधी है, पूर्वी हिंदी में अवधी आ जाती है, ब्रज है, कन्नौजी है, हरियाणवी है, ये सब भाषा का जो भी वो स्वरूप जो राज्य स्तर पे अपना मानक रखती है, वो सभी कुछ खड़ी बोली है, ये सभी कुछ कहीं ना कहीं विभाषा के अंतर्गत आती है, क्योंकि यह स्थानीय रूप में, यह स्थान विशेष के रूप में या राज्य स्तर के रूप में यह अपना खास पहचान दिखाती है। पूर्वी हिंदी के रूप में अगर अवधी को देखेंगे, बघेली को देखेंगे, छत्तीसगढ़ी को देखेंगे, तो यह अपने अपने स्वरूप को कहीं ना कहीं इंगित करते हुए दिखाई पड़ती है। पहाड़ी भी उसी में आती है, बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये सभी इसमें शामिल हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से विभाषा का स्वरूप हम यहाँ देख पाते हैं। वहीं बोली में अगर आते हैं तो बोली का तात्पर्य होता है जो मंडल है, जो मंडल होता है, यानी जिला स्तर जो स्वरूप दिखाई पड़ता है, यानी जिला पर जो एक मानकता होती है, जो 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 डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अपना एक स्वरूप देखने को मिलता है, यानी जनपदीय स्तर पर जो स्वरूप देखने को मिलता है, वह बोली के रूप में देखने को मिलता है। एक समूह विशेष वहाँ बोलता हुआ दिखाई पड़ता है। राज्य स्तर की बात यदि करेंगे तो वो बड़ा व्यापक स्तर का हो गया, यानी पूरे राज्य की बात हो रही है। जिला स्तर पर बात करेंगे तो उससे कुछ कम स्तर की बात है, यानी समूह में एक बड़े समूह जहाँ पर बोलते हुए दिखाई पड़ता है, जिसमें कहीं ना कहीं जैसे ब्रज है, अवधी का जो एक समूह है, भोजपुरी का समूह है, छत्तीसगढ़ी का समूह है, मगही है, गढ़वाली है, ये सब जिला स्तर पर एक व्यापक अपना स्वरूप लिए हुए दिखाई पड़ता है। जैसे अगर भोजपुरी का अगर हम देखें तो भोजपुरी में कहीं न कहीं बनारसी आगे हम उपबोली में इसको देखेंगे। बोली और उपबोली का एक ही स्वरूप है, लेकिन हम इसको बाँट के आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप स्पष्ट रहें, समझ पाएँ कि किस तरीके से इन भाषाओं के जो अंतर्गत आने वाली जो रूप है, बोलियाँ हैं, उनको हम किस तरीके से अलग-अलग स्वरूपों में देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो कहीं न कहीं बोली में जिस भोजपुरी को हम देख पा रहे हैं, उसी भोजपुरी को हम बनारसी यानी बनारस के आस-पास जो बोलियाँ बोली जाती हैं, इसी तरह से भोजपुर होगा, भोजपुर के इसी तरह छपरहिया होगा। तो ये सब अलग-अलग रूपों में जो जिला में अपनी एक खास जनपदीय स्वरूप में खास पहचान बनाती है, उसको हम कहीं न कहीं यहाँ शामिल करते हुए देख पाएँगे। उपबोली का भी हमने यहाँ पर दर्ज किया है कि स्थानीय, ग्रामीण या परगना स्तर पे जो बोली जाती है। तो परगना स्तर का भी एक बड़ा स्वरूप है। जैसे आप अगर जिला से थोड़ा-सा ही कम अगर देखें तो इसको स्वरूप को देख पाएँगे, बल्कि हम इसे जिला स्तर भी बोल पाएँ तो कोई गलत नहीं होगा। तो इसको हम देख पाते हैं, जैसे अवधी का स्वरूप जो होता है बैशवाड़ी, एक पश्चिमी पश्चिमी यूपी है, वहाँ के एक क्षेत्र है, वहाँ पे बैशवाड़ी का प्रचलन है, जो फैज़ाबाद के आसपास बोली जाती है। इसी तरह वुक्सा है, अंतर्वेदी जो ब्रज का एक क्षेत्र है बड़ा व्यापक, वहाँ पर एक स्थानीय है, और स्थानीय स्वरूप में अंतर्वेदी जो बोली है वो बोली जाती है। मैं फिर भोजपुरी पर बताया ही कि बनारस के आसपास में जो बनारसी बोली जाती है, छपरा के आसपास में छपरहिया बोली जाती है, इसी तरह से भोजपुर के आसपास में भोजपुर का एक स्वरूप बोला जाता है। तो ये अपना अपना जो क्षेत्र है, अपना अपना स्थान है, उसकी भी एक अपनी अपनी आंचलिकता है, अपनी एक मानकता है। तो उसके स्थान पर उसके स्वरूप का भी कहीं ना कहीं प्रचलन उन बोलियों में शामिल दिखाई पड़ता है। इसी तरीके से व्यक्तिगत बोली है। व्यक्तिगत बोली का वर्गानुसार या स्त्रियों में कहीं न कहीं ये प्रचलन देखने को मिलता है। जो वर्ग होते हैं, जो जाति के लोग होते हैं, जैसे दलित जाति समूह है, वो अपने भावबोध में, अपनी भाषा में उस बोली का प्रयोग करते हैं। तो यह व्यक्तिगत, जैसे व्यापारिक वर्ग का एक बोली है। इसी तरीके से जो डॉक्टरी पेशे के लोग हैं, उनकी अपनी एक बोली है। इसी तरीके से आप एक तरीके से जो
वकील लोग हैं उनकी एक अपनी बोली है। तो सबकी अपनी एक एक बोली होती है, सबकी अपनी एक मानकता होती है। उस मानकता से ही कहीं न कहीं श्रमिक वर्ग अपनी व्यक्तिगत बोली को बोलता हुआ, व्यक्तिगत जो स्थानीय स्वरूप है उसको इंगित करता हुआ दिखाई पड़ता है। इस बोली में कोई ख़ास पहल तो नहीं होती है, लेकिन उनकी एक व्यक्तिगत पहचान इसमें शामिल होते हुए दिखाई पड़ती है, और यही व्यक्तिगत पहचान उसकी एक अपनी ख़ास मानकता को, ख़ास पहचान को इंगित करता हुआ दिखाई पड़ता है। इसी तरीके से अपभाषा, अपभाषा, अशिष्ट भाषा, असभ्य भाषा, अपरिष्कृत भाषा, ये अलग-अलग भाषाओं का स्वरूप हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं। कुछ विशिष्ट भाषा का स्वरूप भी दिखाई पड़ता है। विशिष्ट अपभाषा और अशिष्ट भाषा वे भाषा होती है जो समाज में जो अपभद्र लोग बोलते हैं, जिनमें कहीं न कहीं गाली-गलौज शामिल किया जाता है। जो अशिष्ट भाषा होती है, जिसको समाज द्रोह मानता है, जिसे अस्वीकृत करता है, उस तरह की जो भी भाषा इसमें इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। और यह ख़ासकर हम छोटे जातियों में ख़ासकर देख पाते हैं कि हम इस तरह की अभद्रता पूर्वक जो भाषाएँ हैं, और ख़ासकर हम गाँव के परिपेक्ष में भी इसको समझ पाते हैं कि वहाँ पर इस तरह के बोलियों का स्वरूप हम देख पाते हैं। विशिष्ट भाषा में हम व्यक्तिगत जो बोली होती है, जो व्यक्तिगत जो भाषा होती है, उसको हम कहीं न कहीं देख पाते हैं। विशिष्ट भाषा की जहाँ बात करें तो यहाँ पर हमने इसको दर्ज भी किया है कि जो विशिष्ट वर्ग हैं, जो समाज के जो विशिष्ट जो जन होते हैं, उनके द्वारा जो भाषा बोली जाती है, जैसे वकीलों की भाषा, डॉक्टरों की भाषा, तहसील में जो बोली जाती है उसकी भाषा, व्यापारिक वर्ग की जो भाषा होती है, वो अपनी अलग-अलग स्वरूप को लिए हुए, अलग-अलग मानकता को लिए हुए दिखाई पड़ती है। तो यह स्वरूप अपना कहीं न कहीं इंगित करता हुआ दिखाई पड़ता है। अब भाषा का जो क्रमिक विकास है, थोड़ा-सा हम उसको भी समझ लें और फिर एक-एक करके चीज़ों को जानने की कोशिश करें। भाषा का जो क्रमिक विकास है, देखिए सर्वप्रथम हम प्राचीन समय में अगर थोड़ा-सा अपने इस देश की परिकल्पना करते हुए विचार करें, तो सर्वप्रथम हम संस्कृत भाषा को यहाँ पर पाते हैं। संस्कृत भाषा हमारे देश में एक अपनी ख़ास पहचान बनाती हुई दिखाई पड़ती है। संस्कृत के बाद पाली आती है। पाली जो आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा वेद और जो पुराण होते हैं उसमें कहीं न कहीं निरूपित पाई जाती है। पाली भाषा महात्मा बुद्ध की अपनी एक भाषा है, अपनी एक उसी भाषा में कहीं न कहीं वो अपने शिष्यों को प्रवचन करते हुए उनको उपदेश देते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो उनके समय में एक भाषा बोली जाती है। उसके बाद जो भाषा आती है प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश अवहट भाषा आती है, और अवहट के बाद जो प्राचीन हिंदी है, और यहीं से हिंदी का जो विविध स्वरूप हम देख पाते हैं, यानी हिंदी का जो हम मानक रूप यानी अवधी, अपभ्रंश का जो मिश्रित जो हिंदी है वो, फिर उसके बाद ब्रज का कहीं मिश्रण हम देख पाते हैं, यानी यहाँ से मिश्रित स्वरूप चलता हुआ दिखाई पड़ता है। यानी प्राचीन हिंदी मिश्रित हिंदी है, जिसमें अपभ्रंश भी मिश्रित है और ब्रज की मात्रा है, कहीं खड़ी बोली की मात्रा है। कबीरदास को यदि आप याद करें तो प्राचीन हिंदी के पुरोधा के रूप में हम उनको देख सकते हैं। उस तरीके से तो कहीं न कहीं यह कहा जाता है कि अमीर खुसरो की जो लेखनी है, जो वहाँ उनकी रचनाएँ हैं, वहाँ पर प्राचीन हिंदी के स्रोत पाए जाते हैं। तो यह स्रोत कहीं न कहीं अपभ्रंश और ब्रज को, अपभ्रंश और अवधी को, अपभ्रंश और खड़ी बोली को मिश्रित करता हुआ तथा स्थानीय कहीं न कहीं जो बोली होती है, उनको शामिल करता हुआ वहाँ दिखाई पड़ता है। तो यह सबसे जो संस्कृत भाषा होती है, पाली भाषा होती है, प्राकृत भाषा होती है, ये अलग-अलग अपने-अपने समय में एक मानकता रखती रही है, और हम यह देखते हैं कि प्राकृत भाषा से कहीं न कहीं अपभ्रंश का स्वरूप बनने लगता है। तो वह प्राकृत भाषा किस तरीके से अलग रूप में दिखाई पड़ने लगती है, और संस्कृत का कैसे यहाँ पर प्रचलन दिखाई पड़ने लगता है। अगर हम यहीं से इस भाषा का स्वरूप देखें, तो हम प्राचीन हिंदी तक बड़े ही आसानी से, सरलता से पहुँच पाएँगे। प्राकृत के अलग-अलग रूप देखने को मिलते हैं, जैसे शौरसेनी हुआ, पैसाची हुआ। पैसाची कश्मीर का दर्द वाला जो दर्द से प्रभावित जो भाषा होती है, जो बोली होती है, उसको पैसाची मिलाकर कहा जाता है। मराठी को आप जानते हैं, ये महाराष्ट्र में बोली जाती है। इसी तरीके से मागधी है, अर्ध मागधी है, कैकई। कैकई आज पाकिस्तान में एक लहदा
बोली बोली जाती है, वहीं कैकई प्रदेश था और कैकई प्रदेश में यह बोली जाती थी, जिसको कैकई बोलते हैं। टक जो भाषा है पंजाब में बोली जाती है और वो पंजाब की अपने आसपास की बोली होती थी। इसी तरीके से खास या श्वास से एक बोली बोली जाती थी जो पहाड़ी इलाकों में ब्राचड़ आज अपभ्रंश की पूर्वजा है। पूर्वजा का मतलब पहले, अपभ्रंश से पहले ये बोली जाती थी। तो ये प्राकृत के कहीं ना कहीं बीच में होती थी। हमारे विद्वानों ने इन सभी बोलियों को इस समग्रित रूप कर इसको प्राकृत नाम दे दिया। तो ये प्राकृत भाषाओं का जो स्वरूप देखने को मिला, तो ये किस तरीके से मिला, तो इसी को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जो अपभ्रंश बोली है, वो अपभ्रंश बोली किस तरीके से अलग अलग रूपों को लेती हुई दिखाई पड़ती है, और इसी रूप को हम कहीं ना कहीं यहाँ पर समझ पाते हैं, सोच पाते हैं, देख पाते हैं। तो ये भाषा का जो स्वरूप है, जैसे इसमें अपभ्रंश जो बोली आती है, अपभ्रंश बोली में जो सौर श्रेणी है, सौर श्रेणी का अपना एक अपना मानक है। तो सौर श्रेणी में राजस्थानी हिंदी आती है, पश्चिमी हिंदी आती है और पहाड़ी हिंदी आती है। राजस्थानी हिंदी चूँकि पश्चिमी हिंदी की इसमें 3-4 भाग बांटा गया है। जैसे पश्चिमी हिंदी है और राजस्थानी हिंदी में जो पश्चिमी भाग है उसको मारवाड़ी बोलते हैं। जो उत्तर भाग में बोली जाती है वो मेवाती होती है। जो पूर्वी भाग में बोली जाती है उसको जयपुरी या ढूढ़ाड़ी बोलते हैं। जो दक्षिणी भाग में बोली जाती है उसे मालवी बोलते हैं। तो अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्वरूपों में जो बोलियां बोली जाती हैं, उसी को मिलाकर जो राजस्थान में, खासकर राजस्थान के परिवेश में बोली जाती है, उसी को मिलाकर हम राजस्थानी हिंदी कहते हैं। पश्चिमी हिंदी कौरवी हो गई या खड़ी बोली हो गई। इसी तरीके से हरियाणवी हो गई, दक्षिणी या बांगरू जिसको भी बोलते हैं, ब्रज हो गया, बुंदेली हो गई, कन्नौजी हो गई। यानी ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो भी ये बोलियां आती हैं, जो भी ये जो भाषा के स्वरूप आते हैं, जो छोटी जो भाषाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं मिलके पश्चिमी हिंदी को अपना स्वरूप इंगित कराती हैं। इसी तरह से पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी है, नेपाली है। तो ये सौर श्रेणी अपभ्रंश जो है, सौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत ये सभी शामिल की जाती हैं और इसके 3 स्वरूप होते हैं। तीनों स्वरूप के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। तो इसको हम भली प्रकार यहाँ देख और समझ पाते हैं। इसी तरीके से अर्धमागधी है। अर्धमागधी में जो पूर्वी हिंदी है वो शामिल की जाती है। और पूर्वी हिंदी में हम सब जानते हैं कि अवधी को शामिल किया जाता है, बघेली को शामिल किया जाता है और छत्तीसगढ़ी को शामिल किया जाता है। तो ये सभी मिलकर कहीं ना कहीं पूर्वी हिंदी अर्धमागधी को विकसित करती है। इसका एक वैज्ञानिकों ने, जो भाषा वैज्ञानिक है, उन्होंने इसे अर्धमागधी नाम दिया है। इसी तरीके से मागधी के अंतर्गत बिहारी शाखा की बोली आती है और पूर्वोत्तर शाखा की बोली आती है। बिहारी शाखा में मैथिली, मगही, भोजपुरी। इसी तरीके से पूर्वोत्तर शाखा में बांग्ला हो गया, उड़िया हो गई, असमिया हो गई। तो ये अलग अलग भाषाओं का जो स्वरूप हम देख पाते हैं, ये अलग अलग रूपों में कहीं ना कहीं बिहारी शाखा और जो पूर्वोत्तर